हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर मनी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका जो चैप्टर है मनी, उसके बारे में आज हम एक बात करने वाले हैं, आपसे चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है मनी, तो इस चैप्टर में सिर्फ हम मनी के बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, मनी क्या है? मनी एक ऐसी चीज है जो कि कॉमनली एक्सेप्टेड है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, यानी कि पैसा एक ऐसा जरिया है, अगर इसके बदले आपको किसी चीज को एक्सचेंज करना है तो ये इजीली एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में रुपीस एक कमोडिटी है जो इजीली एक्सेप्ट होती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज में। फॉर एग्जांपल यूएसए में डॉलर जो कि इजीली एक्सेप्ट होता है। लेकिन पहले जब मनी नहीं था, ओल्डन डेज में गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे। गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे। उस समय पैसा नहीं था। आपको शूज चाहिए, किसी को शर्ट चाहिए, वो आपस में रिटर्न कर लेते थे, और इसको हम कहते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था? जहां पर गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। लेकिन ये जो बार्टर सिस्टम था, जैसे जैसे इंसान की वांट्स बढ़ती गई, इच्छा बढ़ती गई, ये जो बार्टर सिस्टम है ये धीरे धीरे इनएफिशिएंट होने लगा। इस वजह से मनी को लाना पड़ा। अब जो गुड्स हैं वो एक्सचेंज नहीं करे जाते, बहुत सी करे जाते हैं, लेकिन अब मनी आ गया तो गुड्स सोल्ड करे जाते हैं मनी के बदले। बेसिकली कॉइन्स, गोल्ड, सिल्वर, ये सब मिला के हमारा मनी एक बना है। जैसे अलॉय मेटल को लेकर मनी बना है, कुछ पेपर मनी भी होते हैं, है ना। कभी कभी हमारे पास प्लास्टिक मनी का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कैश कार्ड कहते हैं, एटीएम कार्ड कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर भी कहते हैं, जैसे ई मनी, डेबिट कार्ड करते हैं। तो यहां से हमारा मनी का एक तरीके से ओरिजिन हुआ। मनी का आप कैसे कैसे कह सकते हो, कॉइन्स के बदले होती है मनी, पेपर्स के बदले होती है, प्लास्टिक के मनी होती है, और ई बैंक के थ्रू। अब यहां पर क्या हुआ, बेसिकली देखा जाए तो जो आपका मनी था, मनी को लाया तो गया था एक तरीके के मीडियम ऑफ एक्सचेंज को लेकर, है ना। मनी को लाया तो गया था एक तरीके से मीडियम ऑफ एक्सचेंज को लेकर, लेकिन मनी के कुछ और भी फायदे मिल रहे थे। जैसे मनी को आप स्टोर ऑफ वैल्यू करके यूज कर सकते हो। आपने किसी भी चीज को स्टोर करके रखा है तो मनी के वजह से आप उसकी कीमत पता कर सकते हो। मेजर ऑफ वैल्यू, आपके पास जो भी सामान है उसकी कीमत क्या है। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, आपको किसी को पेमेंट करना है इन फ्यूचर और पैसा है आपके पास, तो इसकी बदले आप उसको पेमेंट कर सकते हो। तो ये जो सारे फीचर्स हैं वो बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे, यानी कि हानियां थी। तो एक बार फिर हम ड्रॉबैक्स देखते हैं। तो वही बात करी जाए थोड़ी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था, मान लो आप फार्मर हो और आपके पास राइस का सरप्लस है और आपको चाहिए क्लॉथ, तो आपको एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास क्लॉथ का सरप्लस हो, वो क्लॉथ आपको दे दे और आपसे राइस ले ले। इस चीज को हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। पर क्या आपको लगता है कि वाकई में ये काफी आसान रहता था या रहता होगा? नहीं, है ना। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स आसान नहीं रहता है। तो यहां पर बार्टर सिस्टम को हम सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं, कम्युनिटी टू कम्युनिटी। अब बार्टर सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स बन रहे थे। एक अभी हमने डिस्कस किया जिसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में क्या था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब जो आपको चाहिए वो किसी और की नीड हो जो आपके पास है, और उस पर्सन को ढूंढना, फिर आपस में एक्सचेंज करना। नाम से ही आपको दिख रहा होगा कि कितना टिपिकल होता होगा ऐसा। सेकंड जो ड्रॉबैक्स था वो था लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट वैल्यू।
अगर मैं आपसे पूछूं आपके कार की कीमत क्या है, आप बताओगे सर 5 लाख 10 लाख। लेकिन क्या हो अगर आप बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कर रहे हो, मनी नहीं हो, तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। हॉर्सेस, काउस, बफेलोज, इनकी जो वैल्यूएशन है वो नहीं होती थी। अब किसी पर्सन को काउ चाहिए तो किसी पर्सन को उसके अगेंस्ट में हॉर्स चाहिए, उन दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया। लेकिन आपको नहीं पता कि काउ की वैल्यू ज्यादा है ना या हॉर्स की वैल्यू ज्यादा है। ये दूसरा ड्रॉबैक था, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट था डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। आज की डेट में आप किसी को हायर करते हो, वर्कर को, या कॉन्ट्रैक्ट पर वर्कर को लेते हो, तो आप उसे पैसे देते हो 10,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ। लेकिन अगर जब बार्टर सिस्टम था तो आप उसका पेमेंट कैसे डिसाइड करते? क्या आप उसे टेबल्स देते, चेयर्स देते, राइस देते, चॉकलेट्स देते? या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट का मतलब होता है जिसका पेमेंट हम फ्यूचर में करेंगे, और फ्यूचर में हमारे पास क्या है? बाबा जी का ठुल्लू, बार्टर सिस्टम। तो यहां पर ये तीसरी ड्रॉबैक थी, फ्यूचर पेमेंट करने में डिफिकल्टी आ रही थी, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट करने में डिफिकल्टी आ रही थी, और डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, सेविंग कह सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। सीसी इकोनॉमी में सेविंग पॉसिबल वे नहीं था, क्योंकि हमारे पास जो स्टोरेज है उसमें कैपिटल लॉस होता था, और आज की डेट में तो आपको मालूम है। लेकिन क्या हो अगर आपसे उसकी वैल्यू पूछी जाए, आपसे उसको कहीं ट्रांसफर करवाना हो, तो आपके लिए डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन अब मनी आ गया, मनी के आने से ये जितने भी ड्रॉबैक्स हैं वो मनी के फंक्शन बन गए। मनी ने इन सारे ड्रॉबैक्स को खत्म कर दिया। तो मनी की कुछ फॉर्म्स भी होती हैं, फंक्शन एक तरीके से देख लिए, फंक्शन ये प्राइमरी सेकेंडरी होते हैं। जो बार्टर सिस्टम की ड्रॉबैक्स थी वो मनी की हमारी फंक्शंस है। अब फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी का मतलब होता है कि मनी कैसे कैसे किस किस टाइप की होती है। एक टाइप होता है फेट मनी एंड फिड्यूशरी मनी। फेट मनी हमारी रेफर करती है वो पैसा जो हमें किसी अथॉरिटी ने ऑर्डर करा है, इशू करा है। नोट्स जितने भी होते हैं, कॉइन्स जितने भी होते हैं, जो पीपल है वो लीगली बाउंड है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं फेट मनी। और जो फिड्यूशरी मनी होती है वो हम एक्सेप्ट करते हैं ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि जो देने वाला है पैसा और जो पैसा लेने वाला है उनमें एक दूसरे में ट्रस्ट है। जैसे कि चेक हमारी एक फिड्यूशरी मनी है। ये आपने जो पर्सन जिससे पैसे लेने थे उसके ट्रस्ट पे एक्सेप्ट किया, ना कि गवर्नमेंट के ऑर्डर पर। उसके बाद जो फॉर्म्स आती हैं, फुल बॉडीड मनी, और क्रेडिट मनी। फुल बॉडी मनी का मतलब होता है कि जितने रुपए की कीमत है उसमें उतना ही सामान लगा है। 5 रुपए का सिक्का, 5 रुपए की वैल्यू। मनी वैल्यू इज इक्वल टू कम्युनिटी वैल्यू। और जहां पर पैसे की वैल्यू ज्यादा है और उसमें उतना सामान नहीं लगा जितने की उसकी कीमत है, 5 रुपए का सिक्का है लेकिन बनने में उतने पैसे नहीं लगे, इसको हम कहते हैं क्रेडिट मनी। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। देन आता है कंसेप्ट हमारा सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी, भाई जो हमारी सप्लाई ऑफ मनी है ये एक तरीके का स्टॉक कंसेप्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास पैसे का जो टोटल स्टॉक है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर पूरी कंट्री के पीपल पर, उसको हम कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी। लेकिन सप्लाई ऑफ मनी में कुछ चीजें नहीं आती।
वो स्टॉक नहीं आता जो गवर्नमेंट ने हेल्ड किया है, वो स्टॉक नहीं आता जो बैंकिंग सिस्टम के पास है। क्यों सर? क्योंकि यही तो सप्लायर्स हैं, पैसा यही तो लाते हैं गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम। तो ये स्टॉक सप्लाई ऑफ मनी में नहीं आते, बिकॉज दे आर सप्लायर। इनको सप्लायर ऑफ मनी की तरह ट्रीट किया जाएगा, है ना। ये क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए हु आर द प्रोड्यूसर ऑफ मनी, तो आप कह सकते हो गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम प्रोड्यूसर है हमारी मनी के। देन अब इसे हम मेजर कैसे करते हैं? मेजर ऑफ मनी सप्लाई। जो हम मेजर करते हैं मनी सप्लाई को, उसमें हमारे पास 4 अल्टरनेटिव मेजर्स होते हैं, M1, M2, M3, M4। किसी को भी आप चूज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ M1 आपको डिस्कस करना है, बाकी M2, M3, M4 आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो M1 की बात करी जाए, M1 का बेसिकली फॉर्मूला होता है मनी मेजरमेंट का, M1 इज इक्वल टू C प्लस DD और प्लस OD। सर C का मतलब कैट? अरे नहीं बेटा, C का मतलब करेंसी। पब्लिक के पास जितनी भी करेंसी है, चाहे वो कॉइन्स में हो या पेपर नोट्स में हो, वो होती है करेंसी। सर DD दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे? अरे नहीं बेटा, DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट। जितने भी लोग हैं उन्होंने बैंकों में जो पैसा जमा किया है वो हमारी कहलाती है डिमांड डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट एक चेकेबल डिपॉजिट होती है, जो सिर्फ जो पैसा विड्रॉ आप चेक से ही कर सकते हो और ट्रांसफर कर सकते हो तो अपनी डिमांड पर। सर OD क्या है? OD है अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में आपकी डिमांड डिपॉजिट जो आपने RBI के साथ करी है, डिमांड डिपॉजिट जो RBI ने फॉरेन सेंट्रल बैंक के साथ करी है, डिमांड डिपॉजिट जो RBI ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में करी है। लेकिन OD में क्या इंक्लूड नहीं होगा? गवर्नमेंट की डिपॉजिट और बैंकिंग सिस्टम की डिपॉजिट। अब जैसे कि यहां डिपॉजिट की बात चल रही है, एक होता है आपका नेट डिमांड डिपॉजिट और एक होता है आपका ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। दोनों को समझते हैं अभी। नेट डिमांड डिपॉजिट और ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। जो हमारा ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट होता है उसमें इंटर बैंकिंग क्लेम एक बैंक से दूसरे बैंक के अगेंस्ट, और नेट डिमांड डिपॉजिट में ये इंक्लूड नहीं होता। तो आप इसे इसी एक पॉइंट से रेफर कर सकते हैं, क्लेम से। लेकिन एक और आता है टर्म डिपॉजिट, या आप कह सकते हो टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। जो टर्म डिपॉजिट होता है वो डिमांड डिपॉजिट से कैसे डिफर है, दोनों में क्या डिफरेंस है? टर्म डिपॉजिट एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जमा होता है, जैसे आप FD कहते हो, फिक्स डिपॉजिट, 1 साल 2 साल। लेकिन डिमांड डिपॉजिट में कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं होता। टर्म डिपॉजिट में जो डिपॉजिटर है वो मनी को विड्रॉ नहीं कर सकता जब उसे जरूरत पड़े। बेसिकली कर सकता है, FD आप तोड़ सकते हो, लेकिन एक डेफिनेशन के तौर पर समझना है, ठीक है। लेकिन डिमांड डिपॉजिट में वो विड्रॉ कर सकता है। टर्म डिपॉजिट चेकेबल डिपॉजिट नहीं होती, डिपॉजिटर को कहीं भी साइन नहीं करने पड़ते, लेकिन डिमांड डिपॉजिट चेकेबल डिपॉजिट होती है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस था, ठीक। अब आपको इसमें याद क्या रखना है? M1 को बेसिकली अच्छे से याद रखना है, और आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, हु सप्लाई मनी। सर हु सप्लाई मनी? मनी 2 लोग सप्लाई करते हैं, एक आपकी सेंट्रल बैंक, एक आपकी सेंट्रल बैंक, एक आपकी कॉमर्शियल बैंक और एक आपकी गवर्नमेंट। सर कॉमर्शियल बैंक कहां से सप्लाई करती है? बेटा RBI के से पैसा जो आता है वो आपके घर पे तो आता नहीं है सर। अरे सर बेइज्जती वाली बात, वो कहां आता है? कॉमर्शियल बैंक पे। कॉमर्शियल बैंक से आपके पास आता है। लेकिन इंडिया में जो RBI है वो एक तरीके से प्रिंसिपल सप्लायर है, मेन सप्लायर है मनी का, मेन सप्लायर है मनी का।
और आरबीआई एक सिस्टम चलाता है जिसे हम कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। उसमें कहा जाता है कि 200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी देना पड़ता है सरकार को एज अ रिजर्व, और जिसमें गोल्ड की जो वैल्यू है वो 115 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। 200 की 200 कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 115 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। कॉमर्शियल बैंक क्या करती है? सेंट्रल बैंक पैसा कहां पहुंचाती? कॉमर्शियल बैंक में। कॉमर्शियल बैंक कहां तक लाती है? हमारे ऊपर, है ना, जो हम डिपॉजिट वगैरह करते हैं, ये सारी चीजें। तो ये आपका जो चैप्टर है मनी, इसमें यहीं तक है। आपको याद रखना है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, गवर्नमेंट होती है, वो 1 रुपए के नोट और सारे कॉइन्स ये इशू करती है। बाकी का जो पैसा होता है वो आरबीआई इशू करती है। तो आपका ये जो मनी वाला चैप्टर है, सिर्फ मनी वाला जो चैप्टर है वो यहां खत्म होता है। इसके बाद हमारा आएगा बैंकिंग, जिसमें हम बैंकिंग के बारे में समझेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना बच्चा लोग। थैंक यू सो मच।